हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब कोई? तो आज के इस सेशन में, बड़ी शानदार सेशन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं बिकॉज आपका ये अपना यूट्यूब चैनल। चलिए मज़े से करेंगे आज हम लोग पढ़ाई। और आज का सेशन इसलिए शानदार होने वाला है बिकॉज लगातार आप सबके कमेंट आ रहे थे, तो आपके कमेंट को तो यहाँ पे पक्का है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऑलवेज आपके कमेंट का बड़ी ही ध्यान रखा जाता है। और नामवर सिंह की रचना प्रगीत और समाज, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो भी गद्यखंड का बाकी चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करा दीजिए। तो आई होप कि आज से हाँ ठन टनाटन वही होने वाला है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रगीत और समाज बड़ी अच्छे से। आप अगर इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, मतलब कि हिंदी अगर किताब पढ़ ली हो तो द बेस्ट, नहीं भी पढ़े हो तो हम ऐसे तरीके से आज आपको समझाने वाले हैं जैसा कि आप को एकदम थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा ये प्रगीत और समाज चैप्टर समझने में, क्वेश्चन आंसर करने में। कुछ टिप्स मैं दूंगा आपको, कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ वर्ड बताऊंगा जो कि ये वर्ड आपको कठिन लगता है किताब के लिए, बट यहाँ पे बहुत इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बड़ी मस्ती के साथ पढ़ाई करने को और चैट में बकवास बात नहीं करने को प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ सबसे, ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको शेयर करके अपने और दोस्तों को बुला लीजिए लाइव क्लास में, जो भी है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक कर लो बिकॉज यहाँ पे मिलते हैं लगातार आपके 12 सेशन के बहुत सारे शानदार एजुकेशनल वीडियोस, टिप्स, ट्रिक्स एंड मस्ती भरी पढ़ाइयाँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रगीत और समाज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रगीत और समाज का सबसे पहला हम मतलब समझते हैं। प्रगीत का मतलब होता है गाया जाने वाला काव्य, जो गाया जाए, प्रगीत लैरिक्स या लिरिक्स बोलते हैं ना। और समाज के साथ इसका कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर होने वाला है, यानी कि गीत को समाज किस तरह से एक्सेप्ट करता है या फिर क्या करता है, क्या लिंकअप रखता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज लास्ट तक जरूर रहना। अगर जो बच्चा लास्ट तक नहीं रहा उसको समझ में नहीं आ सकता है और कहीं ना कहीं वो पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हैं। कुल्हाड़ी पे पैर मारना मतलब समझ ही रहा है। चलो, तो इस चैप्टर के ये जो पहले हम जानते हैं कि प्रगीत और समाज जो है यह निबंध है। क्या है? निबंध है। बड़ी एकदम सटीक पढ़ाई है, चलेगी। प्रगीत और समाज निबंध है। और ये जो लिखा गया है, इनके लेखक हैं नामवर सिंह। क्या नाम है? नामवर सिंह जी, ठीक है ना, जिनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था और मृत्यु इनका अभी 2019 में ही हुआ, यानी कि 19 फरवरी 2019 को हुआ। बड़ी ही लॉजिक है, याद कर सकते हो। झूले पे तेरा नाम है 27 28, यही ना ट्रिक था। झूले पर, झूले मतलब जुलाई पर, नाम है 27 28, तो 28 डेट था और 27 में इनका। और यहाँ पे तो 19 फरवरी 2019 को बेचारे मतलब मृत्यु को प्राप्त कर गए। और इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जियनपुर जगह में हुआ था, ठीक है। इनके माता जी का नाम था वागेश्वरी देवी और पिताजी का नाम था नागर सिंह, जो कि शिक्षक रहे। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये आलोचक थे। नामवर सिंह जी ने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे लेखकों का, कवियों का यहाँ पे आलोचना किए हैं। और आलोचना का मतलब क्या होता है? आलोचना करना, आलोचक का मतलब होता है जो गुण दोष सब निरखता हो, देखता हो, विवेचना करता हो, गुण और दोषों को देखता हो, किसी के बारे में कहता हो, वही आलोचक होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत, भाई प्लीज़ आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये सब तो लेखक परिचय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से बहुत सारे इंपॉर्टेंट MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये आवासपुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांवों में हुई। आवासपुर और कमालपुर उत्तर प्रदेश का एक गांव है, इसी गांव में हुआ। हाई स्कूल की अगर बात करें तो हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस में हुआ हाई स्कूल, ठीक है। और इंटर की जो पढ़ाई हुई इनकी उदय प्रताप कॉलेज बनारस। और BA MA की अगर हम पढ़ाई की बात करें तो ये BHU से 1949 में BA की पढ़ाई की है और 1951 में MA की पढ़ाई की है। समझ में आ रही है ना बातें? BA की पढ़ाई 1949 में और MA की पढ़ाई 1991 और 51 में। और कहाँ से? BHU से, ठीक है। PhD की बात करें, PhD इन्होंने किया था BHU में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में। पृथ्वीराज रासो क्या है आप देखते ही से कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके भैया अनुसर लाए हैं कि पृथ्वीराज रासो है क्या। तो यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य।
पृथ्वीराज रासो, जो कि आप पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनेंगे। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। और इनके रचयिता कौन है? चंदबरदाई। चंदबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र भी रहे हैं और उनके राज कवि भी थे, तो यही लिखे हैं चंदबरदाई। ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पर इन्होंने विषय वस्तु पर ध्यान रखा। 1956 में वहाँ से पीएचडी किया बीएचयू से। ठीक है, चलो। और वृत्ति की बात करें, उनकी लेखनी की बात करें, तो सबसे सॉरी रियली वेरी सॉरी, बिकॉज वृत्ति मतलब लेखनी नहीं होता है, कृति मतलब होता है लेखनी। तो हम यहाँ पे उनकी वृत्ति की कुछ, उन्होंने कहाँ किस पद पे रहा, किस टाइप का काम किया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता। व्याख्याता का मतलब होता है लेक्चरर। क्या होता है? लेक्चरर। आप सुने हो, लेक्चरर तो जानते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इंग्लिश वर्ड उसका बड़ी ईजी हो जाता है ना, तो जैसे लेक्चरर हो जाए। ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा मानो कि बड़ी चोट पहुंच जाता है ऐसा। अच्छा, किसी को बोलो अरे वाह आप एजेंट हो, बड़ी खुश हो जाएगा, हाँ हाँ मैं एजेंट हूँ। बट अगर हिंदी में बोलो आप दलाल हो, लाल पीला हो जाएगा गुस्से से, कहेगा अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को दलाल बोलने की। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बनता है। 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में ये असिस्टेंट प्रोफेसर का काम किए। कौन? नामवर सिंह जी, जिनके द्वारा लिखा गया है प्रगीत और समाज। तो सारे कोई एक बार चैट में लिख देंगे इनका जन्म कब हुआ था। चलो तो देखते हैं कितने बच्चे देते हैं सब। आप चैट में जरा लिख देंगे सब कोई कि कब इनका जन्म हुआ था नामवर सिंह जी का। लिखो लिखो लिखो, सोचो मत, लिखो। जी हाँ, लिखो जल्दी से। वाह दैट्स अमेजिंग, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज पूछता है कई बार। 28 जुलाई 1927, वो गाना फिर से याद, झूले पे तेरा नाम है 27 28। आप कहोगे वाह। 1960-65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन इनका रहा। जनयुग साप्ताहिक पत्रिका दिल्ली में संपादक रहे और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। तो ये सारी चीज़ें इनका परिचय है, तो ये जानना बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये तो आपको पीडीएफ मिलेंगे, बट जब तक ये क्लास देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आंसर शीट लेके क्या करोगे बच्चा पार्टी। 1967 से आलोचना त्रैमासिक पत्रिका है, उनका संपादन हुआ। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। कब? 1970 में। भैया और दीदी लोग, जितने भी मेरी प्यारी बहनें और भैया भाई लोग हैं, आप लोग ये सन इस पे ज़रूर याद कर लेना बिकॉज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव। 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर रहे। कौन? कौन? नामवर सिंह। ठीक है, चलो जी आगे की ओर चलते हैं। 1987 में जेएनयू से सेवा मुक्ति हो गई इनकी। जेएनयू से ये सेवा मुक्ति ले लिए। पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वही फिर से नियुक्त हो गए। कहाँ पे? जेएनयू में फिर से। और 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रहे। तो ये सब इनकी वृत्ति थी। उन्होंने कब क्या रहा ये आपने देख लिया। ठीक है, ये नोट्स जरूर आप बना लेना इसका। और डेली रिवीजन एक झलक देखते रहना है। अरे झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। वैसे ही आप भी एक झलक देखते रहना इसको, तो आपके माइंड में ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते कृति की, उनकी लेखनी। तो ये भाई आलोचना बड़ी लिखा करते थे। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 में, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, कहानी नई कहानी 1964 में जो पब्लिश हुई थी, कविता के नए प्रतिमान 1968 में पब्लिश हुई, दूसरी परंपरा की खोज 1982 में एंड वाद विवाद संवाद 1989 में। सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं बच्चा पार्टी कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है क्या नाम है, प्रगीत और समाज, वो वाद विवाद और संवाद से ही लिया गया है। प्रगीत और समाज जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, प्रगीत और समाज, ये जो चैप्टर है पूछा जाएगा किस आलोचना से लिया गया है, किस निबंधात्मक आलोचना से लिया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए वाद विवाद संवाद। ठीक है, अब देखिए साक्षात्कार टाइप का ये इनका लेखनी था। कहना न होगा जो कि 1994 में पब्लिश हुई। बात बात में बात, बात बात में बात, वाह, 2006 में। पत्र संग्रह था इनका कि काशी के नाम,
2006 में, व्याख्यान आलोचक के मुख से 2005, ये सब उनकी लेखनी है। और देखिए कि उनको सम्मान भी किया गया था। कविता के नए प्रतिमान जो लिखे थे उन उस लेखनी पर, उन कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, क्या लिखोगे? 1971 में। एक बार चैट में लिख करके अपना कंफर्मेशन कर लेंगे, रिवीजन। 1971 में कविता के नए प्रतिमान लेखनी जो थी उसी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब देखो ये जो पाठ है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखा हूँ कि यह पाठ आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। वाद विवाद संवाद पुस्तक से ये लिया गया है, जो कि नामवर सिंह के द्वारा रचित है। नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखना, नामवर सिंह के गुरु जी का नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चलो, अब हम लोग मिलकर के शुरू करते हैं ये प्रगीत और समाज। और जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो आपके कुछ शब्द मिलेंगे और उन शब्दों से मैं आपको परिचित कराने वाला हूँ। आत्मपरक प्रगीत, आत्मपरक। आत्मपरक मतलब कि खुद से, मतलब कि वो हम लोग उसके सॉरी यार क्या बोलते हैं, हाँ, प्रेरणा मिलना हम लोग को खुद से, जो कि लोगों में प्रचलित होता है वो गीत, जो व्यक्तिगत हो, जो क्या हो? व्यक्तिगत हो। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक होता है आत्मपरक और एक होता है वस्तुपरक। तो आत्मपरक का मतलब क्या होता है? जो कि व्यक्तिगत हो, और वस्तुपरक का मतलब जो व्यक्तिगत ना हो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ, नोट कर लेना कि आत्मपरक प्रगीत जो होता है वो लोगों के बीच प्रचलित होता है, लोगों में प्रचलित होता है, जिससे हमें खुद के लिए प्रेरणा भी मिलती है। मतलब कुछ ऐसे भी गीत होते हैं जिसको सुन करके बड़ी अंदर से एकदम प्रेरणा मिलता है, एक नया ही मतलब एक वो होता है ना, मिलता है। और एक होता है नाट्य धर्मी कविता। तो नाट्य धर्मी आप देख रहे हो, नाट्य मतलब कि नाटक, नाटक के माध्यम से लोगों के बीच उपदेश दिया जाता है। जैसे दहेज प्रथा हो गया तो नाटक कर दिए, पूरा एक मंच लगा और मंच पे हमने पूरे लोग मिल करके, मतलब क्योंकि कमेटी होती है, कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है नाटक करने के लिए, एक ही आदमी सब रोल थोड़ी कर सकता है। तो नाट्य धर्मी कविता जो होती है वो नाटक के माध्यम से हमें उपदेश दिया जाता है, और उसमें जो एक्टिंग होता है, अभिनय होता है, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है ना। तो ये होता है नाटक वाला। यानी कि सिंपल अगर हम बात करें कि आत्मपरक जो प्रगीत हो, आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविता में हमें मंच की जरूरत पड़ती है। किसमें? नाटक वाले में। नाट्य धर्मी कविता के लिए हमें भाई उसका अगर प्रदर्शन करना हो, समाज को दिखाना हो, तो हमें बहुत लोगों के समूह द्वारा वो नाटक प्रस्तुत किया जाता है। पहले हम लोग प्रस्तुत करते हैं, आज भी कई जगह पे ऑफिस, कार्यालय, विद्यालय, हर जगहों पे कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे समाज को बहुत सारे नाटक के माध्यम से वहाँ पे दिखाया जाता है। बहुत लोग, बहुत बच्चे मिल करके वो नाटक करते हैं मंच पर, और वो दिखाया जाता है, उनसे उपदेश दिया जाता है कि हाँ भैया, जैसे होता है दहेज प्रथा, गरीबी, लाचार, ये सब होता है। तो उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं? कुछ लोग मिल करके नाट्य कला करते हैं, नाटक वो रोल पकड़ते हैं, अपना एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करने के तो लोगों को ये फील कराते हैं, अनुभव कराते हैं कि हाँ देखो इस टॉपिक पे ये चीज़ें वैसे होता है हमारे समाज में, तो सबको सीखने को मिलता है। तो आपको एक बात जरूर यहाँ पे बच्चा पार्टी माइंड में रखना होगा कि नाट्य धर्मी कविता जो होता है उसके लिए हमें मंच की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आत्मपरक जो प्रगीत होता है ना, आत्मपरक प्रगीत, वो नाट्य धर्मी कविता के साथ ही मिलता जुलता होता है, बट अंतर यही होता है कि मंच की जरूरत पड़ती है किसमें? नाट्य धर्मी कविता में। ठीक है, अब देखिए मुक्तक काव्य क्या होता है। मुक्तक नाम ही है मुक्तक, जो मुक्त हो, स्वतंत्र हो। जो स्वतंत्र हो, इसके आगे पीछे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ही फ्री है, स्वतंत्र है। यानी सिंपल अगर हम बात करें तो मुक्तक काव्य अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र। ना इसके आगे कुछ शब्द चाहिए, ना इसके पीछे कोई काव्य छंद इकाई, कुछ भी नहीं। इसकी पूर्णता के लिए न तो इसके पहले ना ही इसके बाद में किसी कथा की या कोई संदर्भ की जरूरत होती है। सिंपल सा चीज मैं आपको क्या बताया कि मुक्तक काव्य ऐसा काव्य होता है जो कि स्वतंत्र होता है, वो छंद होता है। मतलब सिंपली समझो कि एक ऐसा काव्य होता है जो कि फ्री होता है। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं तो जैसे बहुत सारे मोती हैं, बहुत सारे क्या है? मोती। तो हम सिर्फ एक मोती की बात करें, सिर्फ मोती की बात करें, बहुत सारे मोती, मान लो कि सिंपल सा मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हार हो गया,
हार हो गया ना। तो हार में बहुत सारे मोती मिल करके ये होता है ना जी, ये अपना डिज़ाइन वगैरह सब बना होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे मोतियों ने मिल करके हार तो बना लिया, सिंपल, मेरा भाव समझना। पर अगर हम सिर्फ एक मोती की बात करें तो मोती की सुंदरता बस इस मोती के वजह से है, इसके आगे पीछे और मोती की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हार की सुंदरता की अगर बात करें तो कई सारे मोती आगे पीछे लगेंगे तभी उस हार की सुंदरता बढ़ेगी। लेकिन अगर एक मोती की सुंदरता की अगर हम बात करें तो ये खुद की सुंदरता इसी की वजह से, ना तो इसके आगे किसी की जरूरत है ना इसके पीछे किसी की जरूरत है। तो ऐसे काव्य को, ऐसे गीत को मुक्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तक। और ये मुक्तक जो होते हैं वो दो तरह के, एक तो गाने वाला और एक पढ़ने वाला। तो गाने वाले को बोलते हैं गेय मुक्तक, जिसमें भाव हो और सुर और लय के साथ मतलब सुर में लय में गा सके। गेय मतलब गाए जाने योग्य, और पाठ्य जो कि पढ़ने योग्य हो, जिसमें विचार। देखो, गाने वाला में भाव होता है मेन, गाने वाला मुक्तक जो होता है उसमें केवल भाव देखा जाता है, और जो पढ़ने वाला होता है उसमें विचार देखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गेय मुक्तक में क्या प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है या विचार, तो बच्चा पार्टी क्या कहेंगे? भाव प्रधान होता है। और पाठ्य मुक्तक की बात करें जो पढ़ने योग्य है उसमें विचार प्रधान होता है। समझ आया? जैसे मैं ये सब मीरा, कबीर, तुलसी ये सब जो पद लिखे हैं ये मुक्तक पद होता है वो। और जैसे बिहारी जी, रहीम जी, देव, ये सब के दोहे जो हैं वो पाठ्य है। समझ में आया? अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बच्चा पार्टी का एग्जाम्पल दिया था, सिंपल समझते चलो, बहुत मजा आएगा। और ये चैप्टर इतना इजीली आपको समझाने वाला हूँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको वो हार वाला एग्जाम्पल दिया कि वो अगर एक हार में जो मोती है, सिर्फ उसमें से हम एक मोती की बात करें, केवल एक मोती की, तो इसके आगे पीछे और किसी मोती की जरूरत नहीं है मोती की सुंदरता के लिए। लेकिन अगर हार की सुंदरता की बात करें तो वो सारे मोती एक दूसरे से कनेक्टेड जब तक नहीं रहेंगे तब तक हार की सुंदरता नहीं बढ़ेगी। तो दो चीजें हम यहाँ पे देखें, एक तो ऐसा काव्य जो कि अकेला हो, फ्री हो, उसको और किसी से मतलब नहीं रखने को, तो उसे बोलते हैं मुक्तक काव्य। और एक ऐसा हम देख रहे हैं कि जो कि कई सारे मोती नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो उसकी सुंदरता बढ़ेगी ही नहीं। हार का कोई मतलब ही नहीं है, सारे मोती बिखेर दो, क्या मतलब है हार का? यानी कि जब तक हार की सुंदरता को अगर आप बढ़ाना नहीं चाहोगे तब तक वो बढ़ेगा नहीं। और बढ़ाने के लिए हमें सारे मोती को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होगा। सारे मोती एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तभी तो हार की सुंदरता बढ़ेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ मोती की बात करें तो मोती की सुंदरता सिर्फ उसी से है। तो जब केवल अकेले की हम बात करें तो उसको बोलते हैं मुक्तक। लेकिन जब एक दूसरे के साथ सारे पद कनेक्टेड हो जाए, एक दूसरे के साथ जुड़े हो, तो उसको बोलते हैं बच्चा पार्टी प्रबंध काव्य। प्रबंध, बंध, बंध, बंधित हो, एक दूसरे के साथ बंधा हुआ हो। वाह, मजा आ गया ना। यानी कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? वह काव्य जिसका प्रत्येक छंद एक दूसरे से कथा के धागे में बंधा हुआ हो। जैसे हर एक मोती एक दूसरे के साथ बंधा हुआ था, तभी जाकर के वो हार की सुंदरता बनी थी, नहीं तो हार का क्या मतलब है। तो एक मुक्तक हुआ जो कि अकेला है, और कई सारे जो मोतियां मिलकर के हार की सुंदरता को बढ़ा दिए। यानी कि एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है, एक पद दूसरे पद के साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्रबंध काव्य। हाँ, प्रबंध काव्य लंबा होता है, प्रबंध काव्य लंबा होता है, ये सही बात है। पर आज के समय में देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो थे ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते थे कि अरे यार, लेखनी हो तो वो प्रबंध काव्य जैसी, जो पूरे हार की सुंदरता वाली बात उसमें, तो प्रबंध काव्य वो पसंद करते थे। लेकिन आज के जो समय हो चुका है, अभी की जो व्यस्तता हो गई, कम शब्दों में बहुत कुछ कह डालो, छोटी छोटी कविता, इतनी लंबी कविताएं पढ़ने के पास किसी का समय भी नहीं है। आज की आधुनिक कविताओं की अगर हम बात करें तो कला की कला का मतलब क्या हुआ? मतलब यही नहीं निकल के आता है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यही कहते थे कि भैया हमको तो भाई बड़ा वाला कविता पसंद है, यानी कि प्रबंध काव्य पसंद है। प्रबंध काव्य जो बड़ा वाला एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो कनेक्टेड होते होते तो बड़ा तो आकार में तो बड़ा हो ही जाएगा वो। तो आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य क्या था, वो किस काव्य को पसंद किया करते थे, तो हम कहेंगे मुक्तक काव्य को नहीं, वो प्रबंध काव्य को पसंद करते थे। किसको? प्रबंध काव्य को। ठीक है, वो तो ये कहा करते थे यार, मतलब कि वो जो आधुनिक ये मुक्तक प्रगीत हुआ करता है उससे तो वो नाराजगी दर्शाते थे ना, नाराजगी किया करते थे।
समझ में आया? तो चलो, तो प्रबंध काव्य आपको समझ में आ गया होगा कि प्रबंध काव्य किस काव्य को कहते हैं, जो लंबा हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक छंद मतलब दूसरे वर्ण के दूसरे कथाओं के साथ भी लिंक अप रहता है, ऐसा। तो ये दो तरह के, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य। अब देखो ना, रामचरितमानस, तो ये सब बड़े बड़े महाकाव्य, खंड काव्य होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रबंध काव्य मतलब दो तरह के, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य, जो कि बड़ी लंबी लंबी कविताएं लिखनियाँ इसके अंदर होती है, तो उसको हम प्रबंध काव्य कहते हैं। चलो अब हम चलते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर की तरफ। बच्चा पार्टी आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, आप ये मत सोचना कि सर लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। बच्चा पार्टी आप एक बार पढ़ लेना, और मैं आपको जो बता देता हूँ ना यहाँ पे, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस एक बार मेरे कहने पे लास्ट तक जरूर देख लेना, उसके बाद कहोगे यार सर मजा आ गया। पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा बहुत छोटा छोटा अच्छा अच्छा उत्तर आपको देने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा बच्चा लोग। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे। मैं आपको अभी बताया कि उनका जो काव्य था वो प्रबंध काव्य था, वो प्रबंध काव्य को ही पसंद किया करते थे, उनको नहीं चाहिए छोटी वाली कविताएं। पर आज के लोग तो कह दिया करते हमारे पास बड़ी बड़ी कविताएं पढ़ने का समय नहीं। कहाँ है समय, है ही नहीं, हम तो छोटी कविताओं में ही मन लगा लेते हैं। तो पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श जो थे वो प्रबंध काव्य ही थे। प्रबंध काव्य बोले तो वही हार वाली, सिंपल, जो एक दूसरे के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो। क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सही बात है, मानव जीवन का क्या होता है, एक पूर्ण दृश्य होता है। किसमें किसमें एक पूर्ण दृश्य होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या बोलते हैं, प्रबंध काव्य में। क्योंकि देखो, अगर आप कोई छोटी कविता लिखो तो आप हो सकता है कि किसी के जिसके बारे में भी लिख रहे हो कविता, आप जिसके बारे में, या तो आप व्यक्तिगत लिखोगे या तो फिर सामाजिक रूप से लिखोगे, किसी विषय वस्तु पर आधारित होगा। तो अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो पूरी विवरण नहीं लिख सकते हो, पूरा डिटेल्स लिखने के लिए तो लंबा होगा ही। तो लंबा वाला काव्य कौन है, प्रबंध काव्य है। और प्रबंध काव्य का मतलब लंबा काव्य, लंबा काव्य का मतलब कि पूरा डिटेल्स, बट छोटा वाला में नो डिटेल्स, शॉर्टकट में ही सब निकल जाए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काव्य थे वो प्रबंध काव्य ही थे। क्यों? क्योंकि प्रबंध काव्य में उनको ऐसा लगा कि मानव जीवन का पूरा एक दृश्य होता है, उसके अंदर पूरी डिटेल्स होती है उसके अंदर। सही बात है। देखो, मैं कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा वर्ड दूंगा ताकि आपको इजीली होगा, बहुत आसानी होगा इस चीज़ को समझने के लिए, दिमाग में सेट कराने के लिए। क्योंकि हमारा मकसद है कि किसी भी तरीके से बहुत इजीली आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करवा दे, आपको बर्डन फील ना हो, इतना कठिन शब्द है सर कहाँ से करें। कोई कठिन शब्द नहीं है, मेरे साथ लास्ट तक रह के आप पढ़ो, समझो, ठीक है। अब देखो, उनको मतलब किनको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, यानी कि उन्हें आधुनिक कविता से शिकायत थी भैया, शिकायत क्यों नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको छोटा वाला कविता नहीं, पर लोग पसंद कर रहे हैं तो करने दो। उनको तो प्रबंध काव्य ही पसंद था, बड़ा बड़ा वाला काव्य पसंद था, बिकॉज बड़े वाले काव्य के अंदर पूरा, जैसे रामचरितमानस देखो, पूरे राम का चरित्र का है मनसा, उसमें चर्चा है कि नहीं है। तो अब इतना छोटा सा कैसे वो हो सकता है, वो तो महाकाव्य होगा। तो भैया पूरे संपूर्ण मानव जीवनी है उनके अंदर। रामचरितमानस के अंदर देखो तो पूरे राम के जन्म से लेके पूरे अंत तक की उसमें पूरा चर्चा किया गया है, तो वो महाकाव्य है। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो ऐसे ही काव्य को, यानी कि प्रबंध काव्य को पसंद करते थे। आधुनिक काव्य से तो उनको कोई मतलब ही नहीं रहता था, शिकायत था उल्टा ही। क्योंकि आधुनिक कविता में प्रगीत मुक्तकों को बढ़ावा दिया जाने लगा। प्रगीत मुक्तक का मतलब ये छोटा छोटा गेय पद या पाठ्य पद, और कहा जाने लगा कि आजकल कोई लंबी कविताएं पढ़ना ही नहीं चाहता, किसी को फुर्सत ही नहीं है पढ़ने का भैया, ठीक है ना। तो आप इसे अपने भाषा में भी लिख सकते हो, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत इजी, अब इससे इजी आंसर नहीं हो सकता है। चलो क्लियर हो गया, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मतलब कि काम की बातें करके हम लोग समझते चलेंगे। क्या हुआ कि रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, किस तरह के काव्य को वो फॉलो करते थे। तो वो प्रबंध काव्य को ही फॉलो करते थे, आदर्श मानते थे। बिकॉज प्रबंध काव्य में मानव के जीवन का एक पूरा दृश्य होता है, जबकि आधुनिक मुक्तकों में, आधुनिक कविताओं में पूरे मानव जीवन का दृश्य नहीं होता है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी प्रबंध काव्य के आदर्श थे। उनको तो आधुनिक कविता से क्या थी बच्चा पार्टी, शिकायत थी। क्योंकि आधुनिक कविता में बड़ी बड़ी वो कविताएं नहीं रहती है ना, मुक्तकों, छोटे छोटे प्रगीत मुक्तक होते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाने लगा। और कहने लगे उल्टे लोग कि किसके पास फुर्सत है लंबी लंबी कविताएं पढ़ने का, कोई नहीं पढ़ना चाहता है लंबी लंबी कविताएं।
आजकल दे तो वो ऐसा, अच्छा सिंपल सी चीज़ है, आप देखो इतनी लाइफ बिजी हो चुकी है, इतनी बिजी लाइफ है, वो मोबाइल पे छोटा छोटा वाला मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अंकल जो भी हो, वो पढ़ लेते हैं लोग। अगर बड़ा वाला मैसेज आ जाए तो छोड़ो, इग्नोर मार के सीन करके छोड़ देते हैं, पढ़ते भी नहीं है पूरा पूरा पढ़ते भी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वो कुछ और होता है और ऐसा लगता है लिख देते हैं आत्मा की शांति हो मिले आपके मतलब होता है ना, बिना पढ़े ही कुछ भी रिप्लाई। सिंपल सा चीज़ देखो, बिजी लाइफ इतना हो चुका है, कोई भी बड़ा बड़ा चीज़ पढ़ना पसंद नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाए, लंबी एकदम एक हाथ लंबी मैसेज आ जाए तो क्या करते हैं लोग, इग्नोर करते हैं उसको। कुछ ही लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं बढ़िया से, अल्लाह मारो बकवास होगा चलो, मतलब देख लेते हैं, सीन कर लेते हैं मैसेज को, बट पढ़ते नहीं है पूरा। और वही छोटी बातें हो एकदम 2-4 लाइन की, गंभीर बातें क्यों ना हो, तो उसमें वो पढ़ लेते हैं। मतलब कि गागर में सागर चाहिए, गागर में सागर वो लोग पसंद करते हैं, छोटी शब्दों में कम शब्दों में बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें बोल के चल जाओ। अब फिर अगर तोड़ तोड़ कर बड़ा बड़ा कर दो तो वो पसंद नहीं। बट रामचंद्र शुक्ल जी को बड़ा बड़ा वाला पसंद था, प्रबंध का भी उनको पसंद था। देखो समय तो लूँगा समझाने के लिए, बिकॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कला, कला के लिए सिद्धांत क्या है, सिंपल सा चीज यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी ही कहते हैं। आधुनिक कविता से तो उनको शिकायत थी, क्योंकि कला कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों का चलन बहुत ज़्यादा देखकर यहाँ भी ये चीज़ होने लगा। यहाँ भी वही जमाना आकर होने लगा कि लंबी कविताएं तो पढ़ने को किसी को फुर्सत नहीं है। मतलब लोग लंबी कविताओं को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो छोटे छोटे कविताओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कला कला के लिए मतलब क्या है कि लंबी कविताओं को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नकार कर रहे हैं। और छोटे छोटे जो प्रगीत मुक्तक है ना, उसका चलन अधिक हो रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हाय गुड मॉर्निंग मैसेज के हिसाब से बात करें तो, और आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वो इतना लंबा चौड़ा कौन पढ़ेगा, कहीं से तुरंत छोटा सा बता दिया जाए कि हाँ एग्जाम इस महीना में होगा, बस इतना। और लंबा चौड़ा अगर लिखा जाए एग्जाम के बारे में तो कोई पसंद नहीं करेगा पढ़ना। बच्चा पार्टी बुरा नहीं मानने को, मैं आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। तो कला, कला के लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इसके अंदर कि भाई प्रगीत मुक्तकों का बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब कि आधुनिक कविताओं को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, पर वो प्रबंध काव्य बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविताओं को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वही कला कला का। ठीक है, तो कला कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होना और लंबी कविताओं को नकार देना। क्या मतलब है इतना लंबा चौड़ा लिखने का? सही है, बस कंफर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है? प्रगीत को अगर देखिए बात हो रही है प्रगीत के बारे में, तो सिंपल सा चीज़ है, आलोचक जो थे, आलोचक जो कि गुण दोष निरखते हैं, देखते हैं किसी में, परखते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मतलब जो समाज के विरुद्ध व्यक्ति हो वही प्रगीतात्मकता है, वहीं से प्रगीत शुरू होता है। यानी कि प्रगीत का अर्थ होता है एकांत संगीत, जो अकेले में, मतलब कि कोई अकेले कंठ की पुकार हो, अकेले में लोग बैठ करके उसको फील करते हैं या गाते हैं, वो चीज़ होता है ना प्रगीत। तो प्रगीत का अर्थ हो गया एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत, ऐसा हम मान सकते हैं। नहीं बात समझ में आया? फिर से समझो। प्रगीत, प्रगीत में प्र उपसर्ग है, ध्यान रखना, प्रगीत में कौन सा उपसर्ग है? प्र। तो प्रगीत का अर्थ आलोचकों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो कहते हैं एकांत संगीत, मतलब कि अकेले में बैठ करके गाया हुआ गीत ही प्रगीत है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है। इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है? तो ये धारणा प्रचलित रही है, यह सोच विचार प्रचलित रहा है शुरू से कि प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत हो और आत्मपरक हो। बात समझ में आया? बिल्कुल व्यक्तिगत हो और आत्मपरक हो। आत्मपरक का मतलब, आत्मपरक का मतलब आत्म केंद्रित, जो व्यक्तिगत हो। क्या है? व्यक्तिगत किसी एक के बारे में लिखा गया हो। पर अगर वस्तु परक कह दिया जाए तो वो व्यक्तिगत नहीं होता है, निर्वैयक्तिक होता है, निर्वैयक्तिक। बात समझ में आया ना? तो प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? हम कहेंगे प्रगीत का मतलब एकांत संगीत, यानी कि अकेले में बैठकर गाया जाने वाला गीत ही प्रगीत है। अच्छा, इसके बारे में क्या धारणा है? इसके बारे में यही सोच विचार है कि प्रगीत का मतलब हम उसे प्रगीत कहते हैं, उस कविता को स्वीकार करेंगे इसके अंदर जो व्यक्तिगत हो, जो आत्मपरक हो, जो छोटी हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ?
चलो, तो ये चीज़ें हो गया प्रगीत का मतलब। अब देखो देखो यहाँ पे आ गया ना वस्तुपरक। घबराओ मत, हम एक एक चीज समझाएंगे, दोबारा भी समझा देंगे, टेंशन मत लो ना। वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? वस्तुपरक नाट्यधर्मी, अच्छा वस्तुपरक का मतलब मैं आपको बताया था, जो व्यक्तिगत न हो, सिंपल समझो, जो वस्तु पर आधारित हो, किसी विषय वस्तु पर आधारित हो तो वस्तु परक कहते हैं। लेकिन आत्मपरक का मतलब जो व्यक्तिगत हो, जो किसी एक विशेष व्यक्ति पर आधारित हो तो उसे वस्तु परक कहते हैं। पर यहाँ सॉरी यार, आत्मपरक कहते हैं। पर अगर वस्तु परक की बात करें, वस्तु परक, इसका मतलब वो किसी वस्तु पर आधारित है। तो वस्तु पर नाट्यधर्मी यानी कि नाटक, किसी विषय वस्तु पर जो नाटक आधारित होता है उसको बोलते हैं वस्तु परक नाट्यधर्मी। यानी कि वस्तु परक नाट्यधर्मी से क्या तात्पर्य है? तो यही तात्पर्य है कि किसी सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता या नाटक, किसी सामान्य विषय पर आधारित नाटक को वस्तु परक नाट्यधर्मी कविता कहते हैं। हाँ भैया, अगर नाटक है तो छोटा तो होगा नहीं, बड़ा तो जरूर होगा। माइंड में सेट करो कि यह आकार की दृष्टि से क्या होगा, कुछ लंबी होती है। वो क्या होती है? कुछ लंबी होती है नाटकें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविता की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है? इसके जो अर्थ निकलते हैं उसमें क्या अंतर है? अगर उसको किसी से समझाया जाने वाला अगर बात पूछा जाए कि आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविता में क्या अंतर है, सिंपली आप समझो, मैं आपको बता रहा हूं कि आत्मपरक प्रगीत का मतलब जो व्यक्तिगत हो और नाट्यधर्मी जो व्यक्तिगत न हो। सिंपल सा चीज, आत्मपरक प्रगीत जो व्यक्तिगत हो और नाट्यधर्मी कविता जो व्यक्तिगत न हो। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मतलब डिफरेंट होते हैं, ऐसा नहीं, दोनों मिलते जुलते हैं। पर अंतर यहाँ पे जरूर आ जाता है कि आत्मपरक प्रगीत के लिए, व्यक्तिगत प्रगीत के लिए हम मंच क्यों करेंगे? मंच की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर नाटक करना हो, नाट्यधर्मी काव्य हो, कविता हो, तो वो हम एक समाज में संदेश देते हैं तो नाटक करके, तो वो मंच हो गया। उसके लिए हमें मंच की जरूरत पड़ेगी और एक मंच के थ्रू, एक मंच के माध्यम से, एक विशेष जगह के माध्यम से हमारी पूरी टीम, नाटक की करने वाले की पूरी टीम जो होती है वो अभिनय करेगी, एक्टिंग करके पूरे समाज को एक सूचना देती है। तो सिंपल सा मीनिंग याद रखना है कि वस्तुपरक नाट्यधर्मी का मतलब क्या हुआ? जो किसी वस्तु पर आधारित, वस्तुपरक, वस्तु पर आधारित नाट्य हो उसको बोलते हैं वस्तुपरक नाट्यधर्मी। और आत्मपरक प्रगीत जो किसी विशेष व्यक्ति पर आधारित गीत हो उसको बोलते हैं आत्मपरक प्रगीत। तो अब करें अंतर भी बता देना, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं कि वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। तो हम कहेंगे क्या तात्पर्य पूछा ना, तो हम कहेंगे कि वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविता से तात्पर्य है कि किसी सामान्य विषय पर, किसी सामान्य विषय वस्तु पर, किसी वस्तु पर, सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं काट सकता, बता रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहना है कि किसी सामान्य विषय पर आधारित जो नाट्य कविता होती है उसको वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविता कहते हैं। सही बात है कि ये थोड़ी लंबी जरूर होगी क्योंकि वो किसी वस्तु पर नाट्य कविता आधारित है, तो थोड़ा लंबा तो जरूर होगा, यानी कि यह आकार की दृष्टि से कुछ लंबी होती है। अब रही बात, बच्चा पार्टी करे कि आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविता में क्या अंतर है? मंचन का अंतर है, मंच का। आत्मपरक प्रगीत के लिए हमें मंच की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नाट्यधर्मी कविता के लिए तो विशेष करके मंच की जरूरत एकदम तय है कि पढ़ना ही है। यानी हम कहेंगे कि आत्मपरक प्रगीत जो है वो नाट्य धर्मी कविता में मंचन का अंतर होता है, सिर्फ और सिर्फ मंचन का, यानी कि मंच का। और ऐसा नहीं कि आत्मपरक प्रगीत जो है वो पूरी तरह डिफरेंट है नाट्यधर्मी से, नहीं, आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के समान ही होता है। आत्मपरक जो प्रगीत होता है वो भी थोड़ा उसके समान जरूर होता है, समानता थोड़ा सा रखता है, बट अंतर कहाँ पे आता है? वो मंच का, वो मंचन का, दोनों में अंतर आता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, एक बार रिकॉलिंग भी कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कितना समय हुआ? ज़्यादा समय थोड़ी हुआ। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? सोदाहरण मतलब कि सधन उदाहरण, यानी उदाहरण सहित बताना है। देखिए, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत का भाई यह मुख्य स्थान है। सिंपल सा चीज़ है, ऐसा मानो कि हिंदी कविता का उदय, इनका जन्म, उन्मेष कहाँ से हुआ है? गीत से ही हुआ है। और गीत ना होता तो सोचो क्या मतलब यार, लाइफ बहुत बोरिंग होता, बकवास होता। ओ तेरी उंगली पकड़ के चला,
ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, है ना। गीत होता है ना, जो बहुत सारे ऐसे गीत होते हैं जिससे इंसान बड़ी अपने आप को अच्छा फील करता है। बहुत हर हालातों जैसे गीत होते हैं, जो खुशी में है वो खुशी में, जो गम में है वो गम भी बचरा। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, सब लगे हुए हैं। मतलब गीत है जो खुद के मन स्थिति को बहलाने वाला है। गीत ने लोगों के मन को बदलने में बड़ा ही क्रांतिकारी भूमिका निभाया है भैया। गीत का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रही बात हिंदी कविता में, तो गीतों से ही इसका भी उदय हुआ है, कविताओं का। कबीर, सूर, मीरा, नानक, ये सब क्या, ये सब गेय पद ही था, इनका भी गीत ही था, ठीक है ना। तो देखो, कह रहे कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का मुख्य स्थान है। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा ही आंसर देना है कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है भैया, तो मुख्य स्थान है। कैसे, तो हिंदी कविता का जो उदय हुआ वो गीत से ही हुआ है। हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ है। गीतों ने लोगों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। सही बात है, गीत नहीं होते तो हमारे यहाँ मतलब कुछ भी यार अजब सा लगता। सोचो, फील करो, शादी पार्टी वगैरह, क्या बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठुंग चटक टक ठुंग होता है ना। तो ये सब फीलिंग होता है, फील होता है, मज़ा आता है एकदम। खुद को क्या मतलब मन स्थिति को बदलना जाता है गीत के माध्यम से। तो गीत का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गीतों ने लोगों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। देखिए, कबीर, सूरदास, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। अधिकांश ये जो संत दिखाई दे रहे, और भी संत हैं जो कि प्रायः दोहा लिखे हैं और गेय पद यानी कि गाने योग्य पद, जो कि एक गीत का रूप दिया जा सकता है। अगर हम विद्यापति जी को हिंदी का पहला कवि मान लिए तो भैया सिंपल सा तय हो गया कि हिंदी कविता जो था वो गीत से ही आया है। क्योंकि उनके अनुसार अगर हम बात करें तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। तो हिंदी कविता का विकास गीत से हुआ है, फिर बाद में संतों ने उसे दोहा और गेय पद का रूप दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत पूछा जा रहा है, प्रगीत का क्या स्थान है। अरे भैया, प्रगीत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है, मुख्य स्थान है, क्योंकि हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है। अगर प्रगीत नहीं हुआ, समझो कि अगर गीत नहीं होता तो हिंदी कविता नहीं आता। सिंपल सा चीज़ है। गीत जो है वो लोगों के मन को बदलने में बड़ी ही क्रांतिकारी, ज़बरदस्त, एकदम शानदार, अमेजिंग भूमिका अदा की है, ठीक है ना। और ये जितने भी संत थे ये प्रायः दोहा और गेय पद, गाने योग्य पद ही लिखते हैं। तो अच्छा लगता है सुनने में भी, गाने में भी, पढ़ने में भी, है ना। ठीक है, यही चीज़ें होती है। तो ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। 6 नंबर पे चलते हैं। आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है। देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन तोड़ तोड़ करके बताऊंगा। कह रहे कि आधुनिक जो काव्य है वो भक्ति काव्य से भिन्न है। पहले तो हम ये बताएंगे कि क्यों भिन्न है। अब सिंपल, आधुनिक काव्य जो आए हैं आजकल, आज़ादी के बाद वाली अगर हम बात करें तो अगर वो सब काव्य जो, जैसे बहुत सारे ऐसे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति गीत आते हैं जो एकदम दिल के अंदर से जुनून पैदा करते हैं, है ना। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, है ना। झकझोर देता है दिल। बहुत सारे ऐसे गीत हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रगीत की ही बात हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो कि बड़ी मोटिवेट और रोमांटिक भी होते हैं। तो आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है, ये बताना है। तो कहेंगे कि आधुनिक प्रगीत काव्य का जो उदय हुआ था वो 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था, मजे के साथ, रोमांटिक, वाह, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भारत के राष्ट्रीय मुक्ति, आजादी नहीं मिला था, गुलामी की बेड़ी में, जंजीर में जकड़े हुए थे सब, पर
जैसे आज़ादी मिली संघर्ष करने के बाद, तो ये गीत भी आने लगे और बड़ी ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करने लगे। ये भक्ति काव्य से बिल्कुल अलग होते हैं। भक्ति काव्य से अलग इस रोमांटिक प्रतिगात क्या है प्रगीतात्मकता में के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। देखो, अब ऐसे भी गीत वगैरह आते हैं जो कि हमारे समाज में उपस्थित कई सारे मजदूर वगैरह होते हैं ना, जो मिल करके किसी बकवास लोगों का बहिष्कार भी करते हैं, है ना। तो भक्ति काव्य से अलग इस रोमांटिक जो प्रगीत है यानी कि आधुनिक, उसमें एक नया व्यक्तिवाद है। क्या कि समाज के बहिष्कार के द्वारा व्यक्ति जो है अपनी नई सामाजिकता प्रमाणित करता है। उसमें इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी भावना तो नहीं है, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता जरूर है। ऐसा नहीं, अपनापन जरूर है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भी भक्ति काव्य जैसा पूरी तरह से वो भावनाएं नहीं है, पूरी तरह से वो तन्मेष बिल्कुल ही नहीं है। पर ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं ही है, किंतु आत्मीयता जरूर है और इंद्रिया भी है। इंद्रियता का मतलब होता है इंद्रिय संबंधी, इंद्रिय, ठीक है ना। अब देखो, ये तो क्लियर हो गया। और ये कह रहा है, एक बार इसे और पढ़ लेना भाई थोड़ा सा, तो और वो लाइन पढ़ लोगे ना किताब वाला, चुटकी में हो जाएगा। कह रहे कि आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न रहा और गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से कैसे विशिष्ट है। गुप्त जी, अब मैथिली शरण गुप्त की बात करो ना भैया। मैथिली शरण गुप्त जो थे वो राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य का रूप देते थे। वो मतलब कि उनके मन में राष्ट्र संबंधी जो विचार आते थे, राष्ट्रीयता वाला जो भी भाव आता था, वो उसको कविता के रूप में लिख दिया करते थे। कौन? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त क्या करते थे? राष्ट्रीयता संबंधी जो भी विचार थे, भाव थे, उसको काव्य का रूप देते थे, मतलब कविता के रूप में उन्हें लिख दिया करते थे। और उनका भी जो काव्य था वो प्रबंध काव्य था, मतलब कि वो पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, लंबा लंबा वाला, लंबी काव्य, प्रबंध काव्य। उस समय उन्हें सामाजिक माना गया था। उस समय की बात अगर करें, मैथिली शरण गुप्त के समय की बात करें, तो मैथिली शरण गुप्त के समय का जो भी काव्य, प्रबंध काव्य हुआ करता था, उन्हें लोग सामाजिक करते थे, सामाजिक कहते थे कि चलो ठीक है, सामाजिकता है इसके अंदर। लेकिन जब आधुनिक प्रगीत आ गए तो लोगों को धीरे धीरे ये लगा कि ओ, ये तो कम शब्दों में भी बड़ा कुछ कह देते हैं लोग, तो ये भी सामाजिक ही है। पहले तो इसे आधुनिक प्रगीतों को असामाजिक कहा जाता था, आधुनिक प्रगीतों को असामाजिक कहा जाता था। पर लोगों को धीरे धीरे समझ आया कि हाँ, कुछ शब्दों में जो बड़ा बड़ा न लिख करके, बड़ी लंबी लंबी कविताएं, काव्य गीत न हो करके, छोटे शब्दों में भी बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है। तो वो भी रोमांटिक प्रगीतों में भी सामाजिकता नजर आने लगी इन लोगों को। चलो फिर से, मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य का रूप देते थे, उनका काव्य भी प्रबंध काव्य ही था। कौन सा काव्य था? प्रबंध काव्य था। उस समय उन्हें सामाजिक माना गया, लेकिन विद्वान जनों को यह एहसास हो गया कि इन रोमांटिक प्रगीतों में भी सामाजिकता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रबंध काव्य ही केवल सामाजिकता है, नहीं, रोमांटिक कविताएं, आधुनिक प्रगीत भी सामाजिकता का रूप ले रही है। ठीक है ना। तो एक बार इसे और पढ़ लेना और घबराना मत, ये मत सोचना कि सर क्या करे सर। पढ़ो पढ़ो, लगातार एक आध बार पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है। कविता जो कुछ कह रही है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। देखिए, ये बात सही होता है। हमारे मतलब घर में कोई होता है ना, जैसे एक आदमी बोल दे कि अरे हटो भैया बहुत टेंशन है, यार क्या टेंशन है तुमको, दूसरा बोलता है क्या टेंशन है, बट तो हाँ, तुम तो बोल लेते हो कि क्या टेंशन है, जिसके माथे पे पड़ता है वही जानता है। ऐसी बातें आती है ना कि जिस पे पड़ता है वही जानता है, जो दिखता है समझता है वही जानता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक कथन आया कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सब कोई नहीं समझ सकता, उसे तो सिर्फ वही समझ सकता है जो अकेलेपन में, एकाकीपन में, मतलब कि अकेलेपन में मानव की आवाज को सुन सकता है, मानवता की सुन सकता है, उसको, उसके अंदर मानवता हो, जो ये चीज अकेले में फील किया हो, वही कविता का अर्थ भी समझ सकता है। तो ऐसा मतलब ये कहते हैं, नामवर सिंह जी कहते हैं कि चूंकि ये जो पंक्ति है ना, वो थियोडोर एडोर्नो के वाक्य था। थियोडोर एडोर्नो किनका था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो पंक्ति आप देख रहे हो वो किनकी है? थियोडोर एडोर्नो,
तो ये पंक्ति उनको याद आया। किनको? नामवर सिंह को। कहते हैं कि कविता जब हम ये पढ़े दोबारा तो मुझे उनकी वाक्य याद आ गई। कौन सी वाक्य? कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके अकेलेपन में मानवता की आवाज को सुन सकता है। मतलब तो इसका आशय स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह के द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज से लिया गया है। आलोचक के अनुसार, आलोचक जो आलोचना कर रहे हैं कौन? नामवर सिंह जी। प्रगीतात्मक कविता में कई परिवर्तन हुए हैं। सही बात है, प्रगीतात्मक कविता में बहुत सारे परिवर्तन बदलाव हुए और इस पंक्ति का आशय यही है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए गीतों में भी मानवता के भाव छुपे होते हैं। सही बात है, व्यक्तिगत जो होता है यानी कि किसी व्यक्ति विशेष से होता है, यानी कि वो खुद पे हो सकता है, अकेले में लिखा हुआ हो सकता है, एकांत में लिखे गए जो गीत होते हैं उसके अंदर भी मानवता होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसा उसके अंदर मानवता नहीं होता है। जैसे मान लो कि एक आदमी अपनी गम के बारे में लिख दिया, अपने गम के बारे में लिखा, तो वो जो गीत है वो क्या दूसरे के गम पे सेट नहीं हो सकता है क्या? मानवता मतलब ऐसा तो एकदम बेरहमी नहीं होगा। मानवता का मतलब आप समझ सकते हो यार, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं, बोलने से भी ज़्यादा समझ सकते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इस पंक्ति का आशय यही है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए गीतों में भी मानवता के भाव होते हैं और उसे केवल अकेलापन के मर्म को समझने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। उसे सब कुछ नहीं, जो अकेलेपन को एहसास किया है वही उस कविता का अर्थ भी समझ सकता है कि कविता क्या कह रही है। कविता को समझने वाला वही समझ सकता है जो अकेलेपन में मानवता की आवाज को समझता हो। यही भाव है। इस पंक्ति का आशय यही है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए गीतों में भी मानवता के भाव होते हैं। सही बात है, होते हैं, और उसे सब नहीं, उसे केवल अकेलापन के दर्द को, मर्म को, माया को समझने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। ठीक है ना? तो इसका उत्तर यहाँ पे क्लियर हुआ। क्या काम है बहुत ज्यादा ये करने की। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर कि मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है। अब मुक्ति बोध जी, गजानन माधव मुक्ति बोध, जन जन का चेहरा एक लिखे है ना। एक तो सबसे बड़ी चीज इनकी जो देखो ना तो ये बड़ी लंबे चौड़े लिखा करते हैं, प्रबंध काव्य लिखा करते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी कविताएं इनकी लंबी है, कुछ छोटी भी कविताएं हैं, लेकिन ये ज्यादा चित्रात्मक कविता लिखा करते हैं। रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा इनका मीनिंग नहीं निकल पाता है। कुछ ऐसे होते हैं कविताएं, सबका नहीं, कुछ का। तो नामवर सिंह जी भाई तो वो आलोचक हैं और आलोचना कर रहे हैं, एकदम गुण हो दोष हो सब देख रहे हैं, सबकी बैंड बजा रहे हैं, वो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, सबका बैंड बजा रहे हैं। तो मुक्ति बोध जी की भी बैंड बजा दिए। वो कहते हैं मुक्ति बोध जी की कविता भी भाई एकदम रिव्यू में डालो, पुनर्विचार रिव्यू में डालो। इनकी भी कविताएं पे बड़ी विचार करने वाली है दोबारा। क्यों भैया? क्योंकि इनकी अब देखो रीजन हम लोग पढ़ते हैं इसमें। मुक्ति बोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है, और छोटी होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मतलब ही नहीं है, बड़ी एकदम शानदार। छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम नहीं है, वो भी अपने आप में मस्त है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी हैं, बिल्कुल प्रगीत की तरह है। कुछ विचार से तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्ति बोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। अच्छा, कुछ ऐसी भी इनकी काव्य है, इनकी लेखनी है, कृति है जो कि नाट्य के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। किनकी? मुक्ति बोध की। मुक्ति बोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। सही बात है, समूचा काव्य मूलतः क्या है? आत्मपरक है प्रायः, इसलिए उनकी कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। लेकिन यह भी है, देखो लास्ट में बड़ी भाव भी बना देते हैं नामवर सिंह जी, बैंड बजा के फिर वहां पे कहते भी हैं कि देखो पुनर्विचार की तो जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी कविता का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यह भी नहीं है कि उनकी कविता का कोई मतलब नहीं है। यह कविता जो है आत्मपरक तो है, लेकिन प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब ये कविताओं से, इन सारी कविताओं से, मुक्तिबोध की कविताओं से दूसरे कविताओं में बड़ी कुछ सीखने को मिलता है, उसमें सजावट मिलता है। दूसरे जो लोग लिखते हैं बड़ी एनर्जेटिक होकर के लिखते हैं। तो मुक्तिबोध की कविता पुनर्विचार में है, और ये रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इनका वो मीनिंग नहीं निकल पाता। चित्रात्मक, बिंबात्मक सबसे ज़्यादा लिखा करते हैं ये कुछ।
तो ये भी पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ लोगे मजा आ जाएगा और क्या। अब त्रिलोचन की बात करें, त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, इसी में जोड़ा हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप वो पढ़ लेना। पाठ के आसपास में कहा है कि पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि नामवर सिंह ने त्रिलोचन के सोनेट वही त्रिलोचन है वह और नागार्जुन की कविता तन गई रीढ़ का उल्लेख किया है। तो ये पढ़ लेना और इसमें कुछ विशेष चीज़ें नहीं है। बस हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो थी ये जरूर हो सकती है कि त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषता क्या है। तो त्रिलोचन जो भी काव्य लिखा करते थे, जो भी प्रगीत, उसके अंदर बड़ी दम शानदार रंग बिरंगे चित्र मिला करते हैं, चित्रण हुआ करते हैं, जो कि दूसरे के काव्य में पॉसिबल नहीं होता है। त्रिलोचन के प्रगीतों में जीवन, जगत, प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं ना, वो दूसरे जगह दुर्लभ है। विशेषता करना है इनकी, मैं विशेषता बता रहा है किसका, त्रिलोचन का और नागार्जुन का। तो चूंकि ये आलोचक थे तो ये गुण और दोष दोनों देख रहे हैं नामवर सिंह जी। तो कहते हैं कि त्रिलोचन जो थे, त्रिलोचन कौन, त्रिलोचन, त्रिलोचन जी का दूसरा नाम जानते हो, नहीं जानते हो? त्रिलोचन जी का दूसरा नाम था वासुदेव सिंह। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी नामक गांव में 20 अगस्त 1917 को। गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताप, ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, ये सब उन्हीं की लेखनी है, त्रिलोचन की। और त्रिलोचन के बारे में विशेषता बताई जाए उनके काव्य की, प्रगीतों की, तो त्रिलोचन के प्रगीतों में जीवन, जगत, प्रकृति के जितने भी रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं ना, वो बड़े ही सराहनीय होते हैं। वो दूसरी जगह दुर्लभ होते हैं, हर जगह पे नहीं मिलते, वो बस इन्हीं के प्रगीत में मिलता है। लेकिन अगर नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन की जो काव्य होती है बाहरी रूप से देखने में बड़ा ही शानदार लगता है, और वो हर वक्त कुछ ना कुछ प्रतिभा उसमें नहीं आता है, लेकिन अगर आने लगे ना, एक होता है ना कोई बोलता ही नहीं, लेकिन अगर बोलने लगे तो चुप होने का नाम भी नहीं ले, वही बात नागार्जुन की थी। नागार्जुन की बहिर्मुखी बाहरी मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मकता अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं। आत्मपरक प्रगीतात्मक का क्षण बहुत ही कम आते हैं। किसके लेखनी में? नागार्जुन की लेखनी में, नागार्जुन की काव्य में, प्रगीत में, ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था 1911 में हुआ था, यही कहाँ पे, दरभंगा जिला में। दरभंगा में गांव था सतलखा गांव, अभी भी है सतलखा, ठीक है ना। तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। नागार्जुन का जन्म नोट कर लेना 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। तो इनके बारे में नामवर सिंह जी कहते हैं कि ये जो लिखते हैं ना, ये बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक गीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं ना तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों की परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। एक तो आते नहीं, आते तो एकदम गर्दा उड़ा के चल जाते हैं। इनके कविताओं के शब्द, इनके कविताओं का जो प्रगीत होता है, इनका नागार्जुन का जो प्रगीत होता है, उसमें आत्मपरक प्रगीतात्मक का कोई अभिव्यक्ति, कोई भी भाव बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते हैं भाव, लेकिन जब भाव आने लगते हैं ना तो बड़ी ही मतलब झटके में छिन्न भिन्न कर देना, मतलब कि एकदम गर्दा उड़ा देते हैं। समझ रहे हो बात को? इसे भी एक दो बार और पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मीत कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। मीत कथन का मतलब होता है छोटे शब्दों में ज़्यादा कुछ कह देना, और अति का मतलब होता है लगातार ज़्यादा शब्द कहते रहना। तो ये बात सही होती है कि गागर में सागर भरना, कम शब्दों में ज़्यादा कह दो, तो ये वही समझो। मीत कथन में अति कथन से अधिक शक्ति तो होती ही है। केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ होगा जी, केदारनाथ सिंह की इस कविता से इस कथन की पुष्टि करें। देखिए, मीत कथन का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक कहना, कम शब्दों में अधिक कहना, जो कि केदारनाथ सिंह की कविता में देखने को मिलता है। गला बैठ रहा है, अब हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्सपायरी तो नहीं होगी हमारी। कम शब्दों में अधिक कहना, जो कि केदारनाथ सिंह की कविता में देखने को मिलता है। उन्होंने बड़ा ही सीमित शब्दों में एक विस्तृत भाव को व्यक्त किया है। बड़ा ही सीमित शब्दों में, यानी कि बहुत ही लिमिट वर्डों में, कम शब्दों में ही बड़ा ही अच्छा भाव व्यक्त किया है। यानी उन्होंने मित कथन का ज़्यादा उपयोग किया। अति कथन से कहीं अधिक शक्ति होती है मित कथन में। मित कथन का मतलब क्या हुआ? मित कथन का मतलब होता है कम शब्दों में अधिक कह देना। यानी अगर हम मुहावरे के हिसाब से बात करें समझने के भी उसे, तो गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कह देना। तो कहीं ना कहीं देखो
कुछ लोग बहुत ही कम बोलते हैं, और बोलते हैं ना एक आध वर्ड बोलेंगे बड़ी गंभीर वर्ड होता है। तो ऐसे ही केदारनाथ सिंह की भी कविताएं थी। तो ठीक है, कैसा रहा आज का क्लास जरूर बताइएगा आप लोग, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं अगर प्रॉब्लम हुआ होगा बच्चा पार्टी, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप एक बार ये जो चैप्टर है उसका लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद 1 से 2 बार और इस वीडियो को पढ़ लेना, और जो उत्तर है ना उसका आंसर को कहीं पे फेयर कॉपी में नोट करना, लिख करके बड़ी ध्यान से पढ़ना। 1-2 बार पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम में दे देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेंगे और अपना अकाउंट वेरिफिकेशन नंबर डाल करके सर्च कीजिएगा साइंस संग्रह। साइंस संग्रह आएगा, उसके बाद आपको ज्वाइन पे क्लिक कर लेना है, ज्वाइन हो जाना है। उसमें आपको सारा अवेलेबल रहेगा पीडीएफ, आप वहाँ पे अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ बच्चा पार्टी लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो चैनल को करना भूलना मत प्लीज़। हाँ, ये मत सोचना कि सर एक बार में क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, सुन लो, कि आप इसे एक बार और पढ़ना, एक बार और मेरे कहने पे पढ़ना, बेटर देन बिफोर पक्का होगा, पहले से अच्छा ज़्यादा समझ में आएगा। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बड़ा ही थोड़ा सा अजीब टाइप के, देखो ये तो कोई कहानी है नहीं, कोई तो कहानी है नहीं जो कि पढ़ करके बहुत मज़ा आए, नहीं, ये तो आलोचना है। तो आलोचना में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चों को, क्योंकि ये आलोचना है, वो भी कवियों की आलोचना हो रही है, गांव के लोगों की। तो सिंपल सा ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोसियों की शिकायत यहाँ पे होने लगी है, ऐसा नहीं है। पड़ोसी का शिकायत सुनने में मज़ा आता है, बट यहाँ पे कवि के बारे में नामवर सिंहों ने उनकी लेखनी, कृति, काव्य, प्रगीत सब के बारे में आलोचना वगैरह सब कुछ बताया है, गुण दोष। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसे एक बार प्लीज़ और देख लेना, ठीक है, और मज़े से समझ में आएगा। एक बार इसे ज़रूर लिख लेना, क्लास खत्म होने के बाद क्विज वगैरह हो जाए तो आप इसे एक बार खुद से लिखना, 1-2 बार लिखने का प्रैक्टिस करना, पक्का बोलते हैं ना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा इसमें। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, प्लीज़ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आज का ये क्लास कैसा रहा, आपको समझ में आया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ शेयर कीजिए, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सारे बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि हम लोग का मुहिम क्या है, हम लोग का मुहिम है ना घर घर तक शिक्षा पहुंचाना है। किसी भी बच्चे को ये फील ना हो कि उनके लिए शिक्षा नहीं बनी है, चाहे कोई भी कारण हो, गरीबी, पैसा ना होना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं, बच्चा पार्टी बार बार आप लोग से कहते हैं, और आप लोग भी ये बात कहिए क्या, कि एक भी वजह नहीं रहने देंगे ना पढ़ने के लिए, एक भी वजह नहीं रहने देंगे ना पढ़ने के लिए, 1000 वजहें खड़ा कर देंगे पढ़ाई करने के लिए। तो वही काम, घर घर में शिक्षा का दीप जलाइए आप लोग। बस कैसे, तो इस चैनल को प्लीज़ आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर भाई बहन, बिहार के तो विशेष करके या और भी कहीं के भी हो, इस भारत की धरती के, सब कोई आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दिस लव बच्चा पार्टी। और प्लीज़ कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा आप लोग कि आज का ये सेशन कैसा रहा। मोटिवेशन की ज़रूरत है हमें, डीमोटिवेशन नहीं बच्चा पार्टी, मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट।